सिंह है। मैं राजस्थान के जोधपुर जिले के मथानिया ग्राम से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा राजगांव की ही सरकारी स्कूल से हुई है, कक्षा 1 से 12 तक। मेरा स्नातक जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से हिंदी साहित्य, इतिहास और लोक प्रशासन विषय से हुआ है। उसके बाद मैंने 2017 से 19 में बीएड किया है और 2019 से 21 में मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से हिंदी साहित्य से एमए किया है। उसके बाद अभी मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ही भारतीय भाषा केंद्र में शोधार्थी हूँ। मेरा टॉपिक है बातारी, फुलवारी और मारवाड़ की लोक कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन और मेरे गाइड डॉक्टर गंगा साहब मीणा है। बढ़िया महेंद्र जी। आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आप बता रहे हो शिक्षा ग्रहण किया है, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में सर। 1969 में हुई थी। अच्छा अच्छा। और आप ये बताएं कि वर्तमान अगर परिदृश्य की बात करते हैं अपने, तो जो जेएनयू है, इसका जी सर। आप कितना मानते हो कि अगर अपन देखते हैं और जो यूनिवर्सिटी है उनके मुकाबले, जी सर, मैं सर। जो शिक्षा का स्तर जी, या वहाँ लाइब्रेरी का स्तर जी है सर। जी सर, मैं सर आदि? जैसे कि मैं सर पूरे भारत के तो सर परिदृश्य पे नहीं बता पाऊंगा तुलनात्मक अध्ययन करते हुए। लेकिन सर मैंने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और जेएनयू दिल्ली में की है। तो दोनों के बीच सर मैं तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बता सकता हूँ कि सर जेएनयू जेल जी जी। जी सर, जोधपुर में जब मैं था जवाहर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में, और तो वहाँ पे सर छात्र और अध्यापक के बीच में मतलब वो संवाद उतना बेहतरीन नहीं था। कुछ कमियां छात्रों की ओर से थी, कुछ अध्यापकों की ओर से। लेकिन जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ पे छात्र अध्यापक संवाद बहुत अच्छा था। खास करके छात्र भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते क्लास में और बात भी करते, अध्यापकों से अपनी छोटी मोटी समस्या भी लेके जाते और लिख और भी तरीके से टीचर से मतलब संवाद स्थापित करने की कोशिश करते और अध्यापक भी उसी रुचि से हम स्टूडेंट से बात करते थे। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर देखा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लास से लेके हर तरीके से। तो जैसे कि सर मैंने यहाँ पे पहली बार आके कक्षा में प्रोजेक्टर देखे, पहली बार देखा कि इतना शानदार फर्नीचर हो सकता है। यहाँ पे लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। तो तुलनात्मक अध्ययन दृष्टि से सर 3 चीजों पे अंतर मुझे नजर आया। पहला सर छात्र अध्यापक संवाद, दूसरा सर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा सर पुस्तकालय। जी जी जी। आपने अभी बताया कि आप शोध कार्य कर रहे हैं, बतारी फ्लोरी का नाम लिया जी सर। आपने, तो इसके लेखक कौन है? विजय दान देता सर। विजय दांडे था। साहित्य, राजस्थानी साहित्य और हिंदी साहित्य में अगर इनका कुछ योगदान बताएं आप। हिंदी के अंदर भी अगर इनका योगदान है तो वो भी अवश्य बताएं। जी सर। सर विजयदान देथा मूलतः सर प्रारंभ में हिंदी भाषा में लिख रहे थे और उन्होंने हिंदी भाषा में लगभग 1300 कहानियां लिखी। आज वो कहानी इतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन प्रारंभ में लिखी थी। और जोधपुर से वो एक ज्वाला पत्रिका निकालते थे हिंदी की, बहुत अच्छी पत्रिका मानी जाती है। इसके अलावा हिंदी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है आलोचना की, साहित्य और समाज। साहित्य और समाज किस तरीके से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इस बिंदु को लेकर। और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है प्रेमचंद की बस्ती। इसमें उन्होंने प्रेमचंद के जो कहानियों और उपन्यासों में जो किरदार आए हुए हैं, वो किरदार कितनी खूबसूरती से मतलब उन कहानियों में फिट बैठते हैं। जैसे कि कहानी में किसी पात्र का नाम है लाला डंगामल, तो वो कितना मतलब उस कहानी में बैठता है। या साहूकार का नाम है झिंगुरी सिंह, या पात्रों के नाम है गोदान जैसे कि जुनिया है, गोबर है, हुरी है, धनिया है। तो ये कितने खूबसूरत है, इसलिए वो कहते थे कि प्रेमचंद जैसे पात्रों के नामकरण के एक तरीके से पंडित थे। तो ये इनका हिंदी में योगदान था मूल रूप से। और राजस्थानी में इन्होंने बातारी फुलवारी 14 भागों में लिखी है। इसके अतिरिक्त राजस्थानी जो पत्रिकाएं थी छोटी मोटी मतलब उस समय की, तो उसमें भी लिखा करते थे। और इसके इतर जैसे कि उनकी जो बातारी फुलवारी है वो सारी की सारी हिंदी में आज अनुवादित हो चुकी है। तो एक तरीके से अनुवाद की दृष्टि से भी उनका हिंदी में योगदान है सर। जी जी जी। आप बताएं कि जो राजस्थानी शब्दकोश है वो भी लिखा जा चुका है, किसने लिखा और इसमें कितने लगभग शब्द है? सर ये इस राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण सीताराम लालस ने किया है। और इस शब्दकोश निर्माण के लिए उन्हें साहित्य अकादमी में सॉरी पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। और सर शब्दों सर मुझे इसका ज्ञान नहीं है उसमें कितने शब्द हैं। कोई बात नहीं। आप साहित्याचार्य हिंदी,
साक्षात्कार देने आए हैं। तो आपका क्या कब से ये सपना लगा कि मेरे को ये आचार्य का जो पद है ये बनना है मेरे को? सर मेरी सर जैसे कि एमए में जब जेएनयू आया था, तो एमए के दौरान ही सर मेरी रुचि सर अकादमिक जो क्षेत्र है उसमें बढ़ने लगी। तो धीरे-धीरे सर जब मैं पढ़ने लगा हिंदी साहित्य को गहराई से, विभिन्न आयामों के साथ, विभिन्न दृष्टियों के साथ, तो मुझे ये अच्छा लगने लगा। तो मुझे मेरा धीरे-धीरे रुचि का विकास हुआ। मैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो दूसरों को बताऊँ। और यहाँ पे जब मैं देखता था छात्रों के बीच में भी बहुत अच्छा संवाद था। हम लोग मतलब चर्चाएँ किया करते थे साहित्य के किसी मुद्दे को लेकर, किसी लेखक को लेकर। तो धीरे-धीरे मतलब संवाद के माध्यम से मेरी किसी को पढ़ाने में भी रुचि विकसित होने लगी। जी, जी, तो जी। मुझे जब जी सर। मान लीजिए आपका सहायक आचार्य हिंदी के पद पर चयन हो जाता है, तो आप कॉलेज शिक्षा या कॉलेज जो अपना जो भी आपको कॉलेज आवंटित होगा, वहाँ क्या नवाचार करेंगे आप? कोई भी 2 बताएँ आप। जी सर, जैसे कि सर अभी मुझे सटीक स्थिति का ज्ञान नहीं है कि वहाँ पर किस-किस तरह की पद्धतियों से अध्ययन किया जाता है, करवाया जाता है अध्यापन। लेकिन फिर भी सर जहाँ पे जैसे जो मैंने जेएनयू में अच्छी चीज़ें देखी हैं, जैसे कि छात्र-अध्यापक संवाद, तो सर मैं भी कोशिश करूँगा कि वहाँ पे मेरा भी छात्रों के साथ अच्छा संवाद हो और छात्र भी उतनी ही रुचि से मुझसे बात करें। तो इसके लिए मैं पहली कोशिश करूँगा और दूसरी कोशिश सर मैं छात्रों को जैसे कि मैंने वहाँ पे देखा कि सर जब मैं जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ पे सर मैं बहुत कम लोगों को लेखकों को जानता था। बहुत कम मेरा मतलब क्षेत्र रुचि का क्षेत्र था साहित्य में। तो मैं भी चाहूँगा कि छात्र विभिन्न मतलब लेखकों को पढ़े, विभिन्न आलोचकों को पढ़े, अपना एक नया मत तैयार करे, उनकी लिखने में रुचि विकसित हो, ख़ास करके उनकी चर्चा करने में रुचि विकसित हो। तो मैं सर ये कोशिश करूँगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। लाकम सर अब आप प्रश्न पूछें। जी महेंद्र जी। जी सर। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में कोई कवि जो आपको प्रिय हो? सर, आधुनिक काल में सर मतलब आधुनिक काल का इतना विस्तृत वितान है कि सर मैं किसी एक कवि का चुनाव नहीं कर सकता। उसमें सर जैसे कि कई लेखक जो मुझे मतलब अच्छे लगते हैं, जैसे कि अज्ञेय हैं सर, मुक्तिबोध हैं और सर जैसे कि निराला को हम ले सकते हैं, दिनकर को ले सकते हैं। तो सर ये लोग मुझे अच्छे लगते हैं सर पढ़ने में। ये सब आपको प्रिय है? जी सर, ये मतलब इनको पढ़ना मुझे अच्छा लगता है सर। हुँ, हुँ। अज्ञेय और मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कोई कविता बता सकते हैं आप? अभी याद है? सर मतलब कविताओं के नाम तो काफ़ी याद है, लेकिन सर पंक्तियाँ सर मैं मतलब पूरी तरीके से मतलब लंबी-लंबी नहीं बता पाऊँगा, 1-1 2-2 लाइनें ऐसी सर। हुँ, हुँ। चलिए, मुक्तिबोध की जो फैंटेसी है, उसके जी बारे सर। में कुछ बता पाएँगे? जी सर। जैसे कि सर एक फैंटेसी साहित्य लेखन की एक सर शैली है ख़ास करके। इसमें सर इस शैली में सर ख़ास करके किया ये जाता है कि जब लेखक की बहुत सारी चीज़ें अवचेतन मन में चली जाती हैं, तो सर वो अवचेतन मन को अपने अवचेतन मन को अभिव्यक्त करने के लिए ख़ासकर फैंटेसी शैली का प्रयोग करता है। तो मुक्तिबोध की जैसे कि सर हम अंधेरे में कविता के माध्यम से फैंटेसी शैली को देखें, तो अंधेरे में कविता में जैसे कि बहुत चीज़ मतलब इसके गहरे संकेत मिलते हैं कि मुक्तिबोध के जीवन में जहाँ-जहाँ वो आहत हुए थे, जैसे कि खास करके एक हत्याकांड हुआ था वहाँ पे जैसे कि मैं जगह का नाम बोल रहा हूँ। तो उस हत्या जैसे कि हरिशंकर परसाई और शमशेर बहादुर सिंह ने भी लिखा था कि इस हत्याकांड से मुक्तिबोध बहुत प्रभावित थे, गहरे तक आहत हुए थे। तो उस आहत जो जो हुए थे, तो उस चोट के निशान खास करके इसमें हमें अंधेरे में कविता में भी देखने को मिलते हैं। तो जो अवचेतन मन में उनकी चीज़ें चली गई थी, तो वो फिर से जब उनको उन्होंने अवचेतन की शैली में ही अभिव्यक्त करने की कोशिश की, तो वहाँ पे उन्होंने फैंटेसी शैली का प्रयोग किया है। जैसे कि सर हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जब वो होती है जैसे कि ख़ास करके वो एक जुलूस दिखाते हैं अंधेरे में, वहाँ पे मीडिया वाले भी हैं, वहाँ पे बाहुबली भी हैं। ये जो चीज़ें जैसे कि उनके जीवन की ख़ास करके एक अनुभूत सत्य था, जिसको वो खुल के अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने फैंटेसी शैली का प्रयोग किया। हुँ, हुँ। अंधेरे में कविता है, उसकी प्रारंभिक जो 2 पंक्तियाँ आप बता पाएँगे? सर मैं सर नहीं बता पाऊँगा सर, मुझे मतलब याद नहीं है सर। जी, जी। और मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताएँ यदि आप बता सकें कोई चाह तो? जी सर। जैसे कि सर ख़ास करके हम देख सकते हैं कि मुक्तिबोध की कविताओं में पहली चीज़ तो सर हम ये देखते हैं कि वो मार्क्सवादी विचारधारा से सर गहराई तक प्रभावित थे।
हुँ, तो हुँ। वो उनकी छींटे सर हम उनकी कविताओं में यत्र-तत्र देख सकते हैं। ख़ास करके जैसे कि एक और मेहतर चाहिए, वो इस तरह वाली पंक्तियों में, या अभिव्यक्ति के वो जो खतरे हैं वो ढहा नहीं पड़ेंगे, मतलब सॉरी वो क्या नाम, मैं भूल रहा हूँ सर इस लाइन को, हाँ, नहीं या इस पढ़ना। तरह की पंक्तियों में, या मुक्तिबोध की हुँ, सर अन्य कविताएँ जैसे कि वहाँ जैसे इसी कविता में हम देखते हैं अंधेरे में, तो वहाँ पे सर हमें नज़र आता है, ख़ास करके जैसे नक्सलवाड़ी जो आंदोलन है, जैसे कि वो उसमें एक लाइन देते हैं कि जो जंगल से आग जलती हुई आ रही थी, उसके बाद जो कविता शुरू होती है, वहाँ से सर नक्सलवाड़ी आंदोलन के भी संकेत देख सकते हैं। तो पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ सर भाषा को लेकर उनके कविताओं में तत्समी शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक मिलता है उनकी कविताओं में। और हुँ। फिर जैसे कि तीसरी विशेषता हम उनकी फैंटेसी शैली को ले सकते हैं, और चौथी विशेषता ले सकते हैं कि सर उन्होंने खास करके कविताओं के साथ-साथ गद्य लेखन में भी अपना मतलब हाथ आज़माया है। हुँ, हुँ। उनकी कोई गद्य रचना आपको नाम याद है? जी सर। जी सर, उनकी एक उपन्यास है उनका सर, काठ का सपना नाम से सर। और हुँ, इसके हुँ, अलावा हुँ। मुक्तिबोध की सर साहित्य, वो क्या नाम है, एक पुस्तक है सर, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र या नई कविता का सौंदर्य शास्त्र नाम से है सर शायद, हुँ, आलोचना की पुस्तक है। आलोचनात्मक। और कामायनी का पुनर्मूल्यांकन है सर, उनकी बहुत प्रसिद्ध हुँ, पुस्तक है हुँ। सर आलोचना की। हुँ, आलेख है उनका। चलिए, जी सर। जब तक मुक्तिबोध जीवित रहे तब तक उनका प्रकाशन भी न हो पाया और जितना इनको एक कवि के रूप में इनका सम्मान होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया। लेकिन उनके जी सर। बाद आज तक जो मुक्तिबोध की जितनी हिंदी साहित्य में चर्चा है, शायद अन्य कवियों की उनकी तुलना में कम है। क्या कारण मानते हैं कि मुक्तिबोध की इतनी अधिक चर्चा है? सर मतलब हिंदी कविता में सर मुझे मतलब सर इस प्रवृत्ति ये प्रवृत्ति कम देखने को मिलती है कि सिर्फ मुक्तिबोध ही हैं, अन्य कवि नहीं हैं। मतलब कई सारे कवि हैं, जैसे कि हम आधुनिक काल तक देखते हैं तो उनकी मतलब चर्चाएँ बराबर होती रही हैं। फिर भी सर मुक्तिबोध का एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। तो इसके सर 1-2 कारण मैं मानूँगा। एक तो सर उनकी विशेष शैली है सर, जो फैंटेसी शैली है, वो मतलब उसकी वजह से, और दूसरा सर जैसे कि नामवर सिंह ने उनके ऊपर बहुत अच्छा काम किया मुक्तिबोध के ऊपर। तो वो हुँ, खास करके मुक्तिबोध को प्रकाशन में लाने का कार्य नामवर सिंह और श्रीकांत वर्मा जैसे लोगों ने किया है। तो इस वजह से भी सर एक नया आकर्षण पैदा हुआ था, क्योंकि नामवर सिंह उस ज़माने के सर हिंदी साहित्य में एक निर्विवाद रूप से बहुत मतलब बड़े आलोचक थे, और वो जो भी लिखते थे, उसको बहुत लोग चाव से पढ़ते थे। तो नामवर सिंह मुक्तिबोध के आकर्षण का सर कहीं न कहीं केंद्र रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है महेंद्र जी। और हिंदी साहित्य आज आप क्या पढ़कर आए हैं साक्षात्कार में विशेष? सर, आज तो सर मैंने वैसे तो कुछ विशेष नहीं पढ़ा है सर। नहीं, वहाँ वहाँ पे साक्षात्कार में आपसे पूछेंगे कि आप क्या पढ़कर आए हैं, तो अच्छा, आप ये जवाब थोड़ी देंगे। अच्छा सॉरी सर। अभी सर मतलब आप मेरी सर विशेष रूप से हिंदी साहित्य के सारे हिस्सों में सर मैं जवाब देने में सहज हूँ, और इसके इतर सर जैसे कि मैं छायावाद है, भक्ति काल है, या दलित साहित्य है, तो इनको लेकर सर मैं मतलब सहज हूँ सर। इनको लेकर मुझे हुँ, प्रश्न हुँ। पूछे जा सकते जी, जी। भक्ति काल और आधुनिक काल, छायावाद ये सब है ना? हैं। जी दलित सर, साहित्य। चलिए दलित जी सर। विमर्श आप हिंदी साहित्य में दलित विमर्श की शुरुआत कहाँ से मानते हैं? सर विमर्श के रूप में दलित साहित्य की शुरुआत सर हम खास करके 1990 के दशक के आसपास देखेंगे। जिस दौर में सर खास करके मोहनदास नेमिसराय है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, या अन्य जो लेखक थे जयप्रकाश करदम है, जो छोटे जो सूरजपाल चौहान है, तो इन लेखकों ने जब लिखना शुरू किया तो विमर्श के रूप में दलित साहित्य हमारे सामने 90 के बाद आता है, क्योंकि इसी के दौरान हमारे देश में एलपीजी सुधार हुए थे, और हमारे देश में उत्तर आधुनिकता की जो आरूपिक सुगबुगाहट थी वो 80 और 90 के दशक में ही देखने को मिलती है। तो उसकी शुरुआत खास करके 90 के दशक में मानेंगे। लेकिन सर वो एक श्रृंखला के रूप में अगर हम पीछे खींचते हुए चले जाएँगे, तो सर हमें मिलेगा कि सर दलित साहित्य यत्र-तत्र का बहुत जगह पे सर हमें देखने को मिलेगा। जैसे कमलेश्वर ने 1900 सारिका में 1972 या 73 में शायद तक विशेषांक निकाले थे दलित कहानियों के। उस समय भी दलित कहानियाँ लिखी गई थी, मतलब हमारे सामने आई थी। इससे भी पहले अगर हम जाते हैं, तो हम सा खास करके द्विवेदी जी ने जो प्रकाशित की थी वो हीरा डोम वगैरह, या स्वामी अच्युतानंद की जो कहानियाँ थी, कविताएँ थी वो, या जैसे प्रेमचंद की जो रचनाएँ हैं उसमें भी देख सकते हैं। इससे भी अगर हम पीछे जाएँगे, तो जैसे भक्ति काल में हम देखते हैं रैदास वगैरह थे, तो वहाँ पे भी सर हम दलित साहित्य की छोटी-छोटी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन एक
परंपरा के रूप में या एक विमर्श के रूप में दलित लेखन की शुरुआत खास करके 1990 के बाद हुई है। जी, महेंद्र जी, आज का अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि समय की जी थोड़ी सर। कमी है। और जी सर। दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श, क्या एक ही जी सर। विमर्श के 2 पहलू कह सकते हैं या 2 अन्य धाराएँ हैं? जी सर, 2 अन्य धाराएँ सर। दलित साहित्य का जो मूलतः प्रश्न है, वो एक स्वाभिमान की माँग है दलित साहित्य में खास करके। वो चाहते हैं कि हम भी एक समाज का हिस्सा हैं, तो समाज में जैसे कि मुख्य धारा और हाशिए जैसे विभाजन नहीं होने चाहिए। हमें भी मुख्य धारा में एक हिस्सा मिलना चाहिए, हमें भी हम भी उस सामाजिक सम्मान के हकदार हैं। लेकिन जो आदिवासी साहित्य है, उसमें खास तौर से वो चाहते हैं, वो जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो संस्कृति है, वो उनको जैसे मुख्य धारा की संस्कृति है, उसके साथ एकाकार नहीं किया जाए। या जो उनके संसाधन है पारंपरिक रूप से उनके ऊपर उनका हक जमा हुआ रहना चाहिए। तो इसलिए सर इन दोनों को अलग-अलग पहलू मानेंगे, लेकिन इन दोनों की पैदाइश सर उत्तर आधुनिकता की कोख से ही हुई है। तो इस मुद्दे पे कह सकते हैं कि भई जो पैदाइश का कारण था खास करके उत्तर आधुनिकता ही है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। ठीक है महेंद्र जी, समय की कमी है, बाकी आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। जी सर। धन्यवाद लखनऊ जी। ममता जी, आप 2-3 मिनट इनसे प्रश्न पूछ लीजिए। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, आपने कहा था कि आपका शोध विषय जो है वो विजय दांदेथा की कहानियों पर है। जी मैम। तो सर, आप विजय दांदेथा को किस प्रकार का साहित्यकार मानते हैं? मतलब लौकिक साहित्य में रखना चाहेंगे या फिर हिंदी के साहित्य में रखना चाहेंगे उसको? सर मैम विजयदान प्रथा को हम मूल रूप से लौकिक साहित्य में मतलब ये एक बहुत बड़ा विवाद है जैसे कि हिंदी कुछ राजस्थानी आलोचक हैं अर्जुन देवचारण जी। है या मिठेश निर्मोही जी है नरेंद्र निर्मोही जी है उन लोगों का मानना है कि विजयदान प्रथा लेखक नहीं है उन्होंने सिर्फ लोक कथाओं का संकलन और संपादन मात्र किया है लेकिन जो दूसरा जी। धड़ा है चंद्र प्रकाश देवल है मालचंद तिवारी है या अन्य लेखक है तो उन लोगों का मानना है कि विजयदान प्रथा एक मौलिक लेखक खास करके ओम थानवी जी या पुरुषोत्तम अग्रवाल और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रभाकर श्रोत्रिय इन लोगों का भी मानना है कि विजयदान मौलिक लेखक है खास करके और मौलिक लेखक जैसे कि जिस धारा में रखने का हम अगर हम निर्णय लेंगे तो उनको सिर्फ मौलिक लेखक के ही धारा में रखेंगे और मौलिक लेखक का एक हिस्सा अगर हम बनाएंगे कि भाई लोक साहित्य से भाव भूमि लेते हुए खास करके जो मारवाड़ की लोक कथाएं थी उनकी जो उनसे अभिप्राय लेके उनके ऊपर विजयदान देथा ने अपने साहित्य संसार के निर्माण की कोशिश की है जी तो सर। इस जी मैम। सर, आदिकाल में लोक साहित्य को स्पष्ट करिए थोड़ा-सा। जी मैम। आदिकालीन साहित्य मतलब देश के 2 भिन्न-भिन्न छोरों पर अलग-अलग रूपों में लिखा जा रहा था। तो आदिकालीन साहित्य में हम देखते हैं कि लोक के कई रूप हैं। जैसे कि खास करके जो भक्ति का आदिकालीन साहित्य में जो नाथ और सिद्ध साहित्य था, वो था तो सांप्रदायिक दृष्टि से लिखा गया साहित्य, लेकिन उसमें कई सारे जो लोक के हिस्से हैं वो देखने को मिल जाते हैं। या दूसरी चीज़ हम जैसे कि आदिकालीन साहित्य में हम देखेंगे संदेश रासक जैसी रचनाएँ तो उनको शुद्ध रूप से लोक साहित्य की कोटि में रख सकते हैं। लोक मतलब वो लोक नहीं है लेकिन साहित्य है, लेकिन वो लोक से उनकी भावभूमि का निर्माण किया गया, इस वजह से लोक साहित्य है। तो बहुत सारी जैसे कि आदिकालीन और भी रचनाएँ जैसे विद्यापति के जो पद हैं, है भक्ति लेकिन भक्ति है समाज और लोक का ही भाव है। इस दृष्टि से हम उसको लोक साहित्य के हिस्से में रख सकते हैं। जिस तरीके से जैसे कि भक्ति है जो सर एक समाज का ही हिस्सा, इस वजह से भक्ति काल को एक लोक नहीं, आप जागरण जैसे का काल कहते हैं। विद्यापति की रचनाओं को लोक साहित्य में रख रहे हो, फिर हिंदी साहित्य में नहीं रखेंगे उनको? मैम लोक हिंदी साहित्य का ही तो हिस्सा है जैसे कि लोक जागरण काल कहने से भक्ति काल को हिंदी साहित्य की धारा से बाहर थोड़ा ही हो जाता है तो लोक उनके वहां एक प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान है। चलो ठीक है सर। आदिकाल से कोई प्रिय कवि आपका? मैम आदिकालीन जो साहित्यकार लेखक है उनकी रचनाओं को मूलतः मैंने मैम ज्यादा नहीं मतलब नहीं पढ़ा है तो इस वजह से मैम कोई प्रिय तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन मैम मैंने विद्यापति को पढ़ रखा है मैम आदिकालीन साहित्य में मतलब उनके मूल टेक्स्ट को अच्छे से। सर, विद्यापति के बारे में बताइए कि वो मूलतः मतलब श्रृंगारी कवि हैं या भक्त कवि? मैम इसको लेकर आलोचकों के मैम 2 धड़े हैं खास करके एक हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह का है जो लोग मानते हैं कि विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि थे और दूसरी तरफ है आचार्य शुक्ल है राम कुमार वर्मा है इन लोगों ये बच्चन सिंह है निराला है तो इन लोगों का मानना है कि वो एक घोर श्रृंगारी कवि थे तो इन दोनों के बीच झूलता हुआ विद्यापति का व्यक्तित्व हमें नजर आएगा
तो इनको न तो हम शुद्ध रूप से भक्त की कोटि में रख सकते हैं अगर इन आलोचकों की दृष्टि से देखें, और न ही हमें शुद्ध रूप से श्रृंगारी कवि, क्योंकि जैसे अगर हम इनको इस श्रृंगारी मानेंगे, जैसे कि मान आचार्य शुक्ल वगैरह के कथन है, शुक्ल जी नहीं, का आप मानना क्या है कि मानते हो? आप इन्हें भक्त कवि मानते हो, श्रृंगारी कवि मानते हो? मैम जैसे कि मैं इनको भक्त और जो श्रृंगारी कवि है इनका एक मिश्रण मानूंगा, क्योंकि जैसे श्रृंगार की तीन मूल प्रवृत्तियां होती है, एक वात्सल्य विषयक रति, एक भक्त मतलब भगवत विषयक रति, और एक होती है सामान्य रति। तो जो रति का जो भेद है विद्यापति के यहाँ वो मिटता हुआ नजर आता है हमें कई जगह, जैसे कि जो भगवत विषयक रति है वो सामान्य रति से आके मिल जाती है, और जो सामान्य रति वाला भाव भगवत विषयक रति से। तो मैं विद्यापति को खास करके श्रृंगारी और भक्त का मिश्रण मानूंगा मैं। जी सर। सर, विद्यापति को संधि रेखा का कवि कहते हैं, तो क्या कारण है इसको कहने का? मैम जैसे कि सबसे पहला कारण तो कह सकते हैं कि विद्यापति का जो रचना काल था वह, जैसे विद्यापति लगभग 1368 के आसपास लिख रहे थे, और इस समय के तक आदिकाल की शुरुआत मतलब भक्तिकालीन साहित्य की शुरुआत होने वाली थी इस काल में खास करके। तो दूसरी चीज कहेंगे कि भाषा की दृष्टि से तो खास करके जो लौकिक हिंदी मतलब भाषा थी, खास करके जैसे कि मैथिली भाषा जो लोक भाषा थी, तो इसमें पहली बार जो लिखने का काम किया है वो विद्यापति ने किया है। बाकी इससे पहले जो लेखकों ने जिन्होंने लिखा है, खास करके वहां पे प्राकृताभास अपभ्रंश खास करके हिंदी है और अपभ्रंश भी, लेकिन वो प्राकृत की प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं है। लेकिन विद्यापति यहाँ पे मैं जो पदावली है यहाँ पे खास कर वो काफी हद तक प्राकृत की प्रवृत्तियों से मुक्त नजर आते हैं। और तीसरी चीज कहेंगे जैसे कि रचना शैलियों की दृष्टि से संधि रेखा का कवि कहेंगे, जैसे खास करके विद्यापति के यहाँ जो खास करके जो ब्रज भाषा सॉरी वो मैथिली में जो कृष्ण काव्य लिखा गया था, उसकी परंपरा आगे चलते हुए सूरदास नंददास से होते हुए भक्ति के रीति काल में होते हुए सीधे के सीधे हमारे यहाँ पे उद्धव शतक और खास करके ब्रज के नाम सत्यनारायण कवि रत्न तक ये प्रवृत्ति आती है। और इसके बाद अनूप शर्मा इत्यादि कई लेखक है जिन्होंने फिर मिलीबो जैसी रचनाएं लिखी। दूसरी चीज हम देखेंगे तो विद्यापति के यहाँ पे जो एक शैली थी भृंगी शैली सर, में उन्होंने मेरा रचनाएं। अंतिम सवाल है कि वर्तमान में जो विश्व में हिंदी की स्थिति है उसको थोड़ा-सा बताएँ, स्पष्ट करें उसको। मैम आज हिंदी की स्थिति जैसे कि हम पहले की तुलना में देखें, खास करके जब देश आजाद हुआ था या उसके बाद, जैसे खास करके 2001 की जनगणना और 11 की जनगणना में तुलना में देखें, और 21 में भी अब जनगणना होने वाली, लेकिन एक अनुमान के स्तर पर देखें तो हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अब आज हमारे देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा देखें तो लगभग 70 करोड़ लोग हैं जो हिंदी का प्रयोग करते हैं हमारे देश में। या तो प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा संवाद सेतु के रूप में लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी को समझ या जान मतलब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। और दूसरी चीज अगर वैश्विक स्तर पे भी देखें तो कई देश हैं जैसे कि सूरीनाम है, मॉरिशस है, या जैसे कि हम सऊदी अरब में भी देखेंगे, अमेरिका में भी कुछ छोटा सा हिस्सा है, तो इन देशों में भी हिंदी बोली जाती है। और तीसरी चीज हम साहित्य के स्तर पर भी देखें तो हिंदी साहित्य भी जैसे कि पहले की तुलना में मतलब बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ है। जो समाज के हाशिए की आवाज थी उसको उसने उठाने की कोशिश की। तो और आज जैसे कि हिंदी भाषा के जो लेखक हैं, जैसे खास करके अभी रेत समाधि उपन्यास है, तो इसको मान मैन बुकर अवार्ड मिला। तो आज हिंदी कई मायनों में मतलब वैश्विक भाषा बनने की और अग्रसर हो रही है, और अब खुद को स्थापित कर रही, तो काफी अच्छी स्थिति है, मजबूत स्थिति है। जी सर, आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ। थैंक यू मैम।